गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कृषि रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 2 और इसका नाम है मृदा जीवांश पदार्थ। तो इस चैप्टर में हम जीवांश पदार्थ जो मृदा में पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। अब जीवांश पदार्थ क्या हैं? जंतु और वनस्पति के अवशेष जो मृदा में पाए जाते हैं उनको कहते हैं मृदा जीवांश पदार्थ। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, जंतु हैं, जंतुओं के मरने के बाद उनके अवशेष हैं, उनसे मिलने वाले पदार्थ जैसे गोबर हैं, मलमूत्र आदि हैं, ये सब मृदा में पाए जाते हैं। मृदा में इनका धीरे धीरे अपघटन हो जाता है और ये मृदा में मिल जाते हैं, तो इनको कह देते हैं हम जीवांश पदार्थ, मृदा जीवांश पदार्थ। तो मृदा जीवांश पदार्थ को परिभाषित करें तो क्या कहेंगे हम? मृदा में पाए जाने वाले वनस्पति और जंतुओं के अवशेषों को ही मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वनस्पति और जंतुओं के जो अवशेष हैं ना बच्चों, वही कहलाते हैं मृदा जीवांश पदार्थ। वनस्पति और जंतुओं के अवशेष। ठीक है, अब मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है ये ध्यान रखना है आपको। तो मृदा में जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं कितने प्रतिशत? 0.1 से 5% तक। 0.1 से 5% जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं मृदा में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जीवांश पदार्थों का जब अपघटन होता है तो सरल पदार्थों का निर्माण होता है। ये अपघटित होकर के सरल पदार्थों में बदल जाते हैं और इनके अपघटन से प्राप्त होती है क्या? ह्यूमस। क्या प्राप्त होती है? ह्यूमस प्राप्त होती है। ठीक है, ह्यूमस क्या है? ये जो जंतु और वनस्पति के अवशेष हैं, इनका अपघटन होने से काले भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ प्राप्त होता है। उसे ही हम क्या कह देते हैं? ह्यूमस कह देते हैं। ठीक है, जो भी जीवांश पदार्थ है उनका जब अपघटन हो जाता है तो वो सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे प्राप्त होती है ह्यूमस। काले भूरे रंग का पदार्थ होता है ह्यूमस। ठीक है, और ह्यूमस के कारण मृदा में क्या हो जाती है? उपजाऊपन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब ये जो जीवांश पदार्थ हैं इनके स्रोत कौन कौन हैं? मृदा जीवांश पदार्थ के स्रोत, अब देखो नाम से पता चल रहा है, हमने पहले ही बताया आपको, वनस्पति और जंतुओं के अवशेष हैं। यानी यहाँ इनके स्रोत कौन कौन हैं? एक तो है वनस्पति, ठीक है, और दूसरे कौन हैं? जंतु। तो मृदा जीवांश पदार्थों के दो सोर्स हैं, दो स्रोत हैं, वनस्पति और जंतु। ठीक है, अब वनस्पति और जंतु की बात करें, वनस्पति को हम पादप स्रोत भी कह सकते हैं। वनस्पति स्रोत, या इसको क्या कह सकते हैं हम? पादप स्रोत। ठीक है, अब पादप स्रोत दो प्रकार के होते हैं, यानी पादपों से जो जीवांश पदार्थ प्राप्त होते हैं वो दो तरह से प्राप्त होते हैं। एक तो प्राप्त होते हैं हमें किससे? पादपों के, जो पेड़ पौधों के और फसलों के जो अवशेष होते हैं ना, उनसे प्राप्त होते हैं। एक तो हमें किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों और फसलों के अवशेष से। पेड़ पौधों व फसलों के अवशेष। और दूसरा है हरी खाद। ठीक है, अब देखो जैसे पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां गिरती रहती हैं, उनकी टहनियाँ गिर जाती हैं, उनकी जड़ें होती हैं। ठीक है, वो मृदा के अंदर क्या हो जाती हैं? अपघटित हो जाती हैं। इसके अलावा फसल होती है, फसलों की जड़ें, फसलों की पत्तियां, वो भी मृदा के अंदर गिर जाती हैं और मृदा के अंदर उनका अपघटन हो जाता है। ठीक है, तो प्राप्त होते हैं जीवांश पदार्थ।
इसके अलावा हरी खाद। हरी खाद क्या होती है? कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको हम खेत में उगाते हैं और उनको उगाने का मुख्य कारण क्या है? खाद प्राप्त करने के लिए। उससे जो खाद प्राप्त होती है ना, उसको बोलते हैं हरी खाद। जैसे कौन कौन सी फसल हैं जिनसे हरी खाद बनाई जाती है? एक तो होती है सनई, एक होती है ढैंचा, मूंग। ठीक है, सनई, ढैंचा, मूंग, ये हरी खाद बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, इनको हरी खाद के रूप में जुताई करके मृदा में मिला दिया जाता है, जिससे क्या प्राप्त होते हैं? जीवांश पदार्थ। ठीक, तो पादप स्रोत दो तरह से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों फसलों के अवशेष से, और हरी खाद सनई, ढैंचा और मूंग के रूप में। ये याद होना चाहिए, हरी खाद के रूप में कौन सी फसल काम में ली जाती है? सनई, ढैंचा, मूंग। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरे हैं जंतु स्रोत। जंतु स्रोत, देखो जंतुओं के मर जाने से वो मृदा में क्या होते हैं? सड़ते हैं, गलते हैं और अपघटित होकर के मृदा में मिल जाते हैं। इसके अलावा मृदा में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, उनका अपघटन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह जंतुओं से जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है। इसके अलावा जंतुओं से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे गोबर की खाद, जैसे कंपोस्ट, जैसे पशुओं के मलमूत्र आदि, इनसे भी जीवांश पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात? तो दो तरह के स्रोत हो गए, वनस्पति और जंतु स्रोत। क्लियर? अब बात करेंगे हम आगे, ये जो जीवांश पदार्थ होते हैं उनका संगठन देखेंगे, उसका वर्गीकरण देखेंगे हम अभी। ठीक है बच्चों? जीवांश पदार्थ का संगठन की बात करते हैं हम, इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। तो देखो, जीवांश पदार्थ मृदा में दो तरह के होते हैं, दो तरह के जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं मृदा में। एक तो होते हैं कार्बनिक जीवांश पदार्थ। कौन से होते हैं? कार्बनिक। और दूसरे होते हैं कैसे? अकार्बनिक जीवांश पदार्थ। ठीक, और कार्बनिक जीवांश पदार्थ मृदा में ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लगभग 90% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, शेष क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ भी दो तरह के होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, उनको बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। और एक ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, उनको बोलते हैं नाइट्रोजन रहित कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं नाइट्रोजन युक्त भी, जल में विलयता के आधार पर। एक तो होते हैं जल में विलय और एक होते हैं जल में अविलय। ठीक है, जल में विलय कौन कौन है? जैसे नाइट्रेट, जैसे एमाइड, ठीक है, जैसे एमिनो अम्ल, ये सब जल विलय नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक, और जल अविलय नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे प्रोटीन, पेप्टाइड। ठीक है, ये जल में अविलय नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन रहित कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन रहित कार्बनिक पदार्थ एक तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज,
हेमीसेलुलोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा दूसरे होते हैं ईथर घुलनशील, ईथर में घुलनशील वसा और वसीय अम्ल, वसा व वसीय यौगिक, ये ईथर में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ईथर घुलनशील वसा और वसीय यौगिक। और एक होते हैं लिग्निन, क्या होते हैं? लिग्निन। ठीक है, तो ये है सारे के सारे कार्बनिक। समझ में आ गए बच्चों? दो तरह के पदार्थ हैं मुख्य रूप से, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब कार्बनिक दो तरह के हो गए, नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित। नाइट्रोजन युक्त भी दो तरह के हैं, जल विलय और जल में अविलय। ठीक, और नाइट्रोजन रहित है कौन? कार्बोहाइड्रेट है, ईथर घुलनशील वसा और वसीय यौगिक हैं, और लिग्निन है। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन हैं? अकार्बनिक जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब क्या है? अकार्बनिक अकार्बनिक क्या है? जीवांश पदार्थ है। समझ में आ गया? ये वर्गीकरण तो समझ में आ गया ना सबको? अब जीवांश पदार्थों का संगठन देखें, कौन सा पदार्थ कितना पाया जाता है मृदा के अंदर। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मृदा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होते हैं मृदा के अंदर। अब कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च, ठीक है, स्टार्च की मात्रा पाई जाती है 1 से 5%। स्टार्च कितना होता है? 1 से और 5%। सेलुलोज होता है 10 से 28%। सेलुलोज कितना होता है? 10 से 28%। ठीक है, और हेमी सेलुलोज होता है 20 से 50%। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद वसा और वसीय यौगिक पाए जाते हैं 1 से 8%। वसा व वसीय यौगिक कितने होते हैं? 1 से 8% तक पाए जाते हैं। लिग्निन होता है 10 से 30% तक। कौन होता है? लिग्निन 10 से और 30% तक। और प्रोटीन होता है, प्रोटीन कितना होता है? 15% तक प्रोटीन होता है। 1 से और 15% तक पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा मृदा के अंदर। तो ये सभी जीवांश पदार्थों का क्या है? संगठन है। ठीक है, ये याद होना चाहिए सबको। नोट कर लेंगे इसको नोटबुक में, ठीक है बच्चों, और दिमाग में भी नोट कर लेना है। क्लियर? अब इसके बाद में बात करेंगे हम मृदा जीवांश पदार्थ का विच्छेदन किस प्रकार से होता है। विच्छेदन का मतलब मृदा जीवांश पदार्थ सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं मृदा में, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज है, फंजाई है, ठीक है, ये सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं? जो जीवांश पदार्थ होते हैं उनको अपघटित करके सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इसको ही बोलते हैं मृदा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन। जीवांश पदार्थों का विच्छेदन। विच्छेदन का मतलब क्या है? विच्छेद करना, तोड़ना। जीवांश पदार्थ को सरल यौगिकों में तोड़ दिया जाता है। सरल भाषा में बोले तो जीवांश पदार्थों को सरल यौगिकों में परिवर्तित करना ही क्या है? मृदा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन। और ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है। अब मृदा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कहाँ पर ज़्यादा होता है? जहाँ नमी होती है, जहाँ वायु की अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं।
ठीक है, वहाँ विच्छेदन आसानी से होता है। और जब जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है ना, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जीवांश पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जब विच्छेदन होता है तो। और जीवांश पदार्थों का विच्छेदन जो है वो प्रारंभ में तो होता है तेज गति से और बाद में होता है धीमी गति से, ये ध्यान रखेंगे। तो जीवांश पदार्थों का विच्छेदन से क्या मतलब है? क्या मतलब है? सरल पदार्थों में परिवर्तन, ये ध्यान रखेंगे। सरल सी बात, जीवांश पदार्थों का सरल पदार्थों में या सरल यौगिकों में परिवर्तन, ये कौन करता है? ये काम करते हैं कौन? बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज और फंजाई, ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है जीवांश पदार्थों का अपघटन। कहाँ होता है अपघटन? होता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ये ध्यान रखेंगे। अपघटन होगा तो जीवांश पदार्थों क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। और कहाँ होता है? जहाँ नमी होती है, जहाँ वायु पर्याप्त होती है। पहले तेज गति से होता है अपघटन, बाद में धीमी गति से हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन देखेंगे हम किस प्रकार से होता है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब जीवांश पदार्थों के विच्छेदन की बात करें, मैंने कहा कि कुछ पदार्थों का अपघटन, मैंने कहा कि अपघटन पहले तेज गति से होता है, बाद में धीमी गति से होता है। जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, शर्करा है, इनका विच्छेदन तेज गति से होता है, शीघ्रता से हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का अपघटन। कार्बोहाइड्रेट में हम देखेंगे सरल शर्करा का अपघटन, स्टार्च का अपघटन, हेमीसेलुलोज का अपघटन, सेलुलोज का अपघटन, लिग्निन का अपघटन, है ना। और हम बात करेंगे प्रोटीन के अपघटन की, किस तरह होता है इनका अपघटन। ध्यान से देखना है तो बहुत सरल लगेगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहले देखते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में पहले देखते हैं हम किसका? सरल शर्करा का अपघटन, सरल शर्करा का विच्छेदन किस तरह से होता है। देखो, सरल शर्करा का पूर्ण ऑक्सीकरण, मैंने क्या कहा कि विच्छेदन जब होता है ना तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और जब सरल शर्करा का पूर्ण विच्छेदन हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो बनते हैं CO2 और जल। ये ध्यान रखेंगे, शर्करा का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? CO2 और जल H2O। और जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो बनते हैं कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल। कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होते हैं अपूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। जब शर्करा का फंजाई के द्वारा जब अपघटन होता है, विच्छेदन होता है, तो प्राप्त होते हैं साइट्रिक अम्ल और कैसे अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, फ्यूमेरिक अम्ल प्राप्त होते हैं। क्या कहा है मैंने? शर्करा का, सरल शर्करा का किससे अपघटन हो जाए? फंजाई के द्वारा, तो बन जाते हैं क्या? क्या बनते हैं? साइट्रिक अम्ल। क्या बनते हैं? साइट्रिक अम्ल। या फिर बनते हैं कौन से अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। जैसे सरल शर्करा है कौन सी? C6H12O6, ये सरल शर्करा का सूत्र है। इसका अपघटन का मतलब इसका ऑक्सीकरण होगा, और जब इसका ऑक्सीकरण होता है ना तो बनता है साइट्रिक अम्ल। क्या बनता है? साइट्रिक अम्ल। C6H8O7 प्लस क्या बनती है? H2O। ठीक है, तो ये साइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। इसी तरह सरल शर्करा C6
H12O6 के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया होगी, तो प्राप्त हो सकता है ऑक्जेलिक अम्ल भी प्राप्त हो सकता है। ऑक्जेलिक अम्ल COOH का होल ट्वाइस प्लस H2O, ये क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है। ठीक है बच्चों, तो सरल शर्करा का अपघटन हो रहा है यानी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो बन जाता है साइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। और ये जो अपघटन है ना, ये अपूर्ण है। ये जो ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, अम्ल बन रहे हैं। जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है सरल शर्करा का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? CO2 प्लस H2। ध्यान रखना, जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा ना तो CO2 और H2O बनेंगे। अब पूर्ण किसको कहेंगे हम? पूर्ण उसको कहेंगे जिसमें बने पदार्थों का आगे ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, ये पूर्ण ऑक्सीकरण है। अब पूर्ण ऑक्सीकरण CO2 बना है, अब CO2 का आगे ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, आगे अपघटन नहीं हो सकता, तो ये पूर्ण ऑक्सीकरण है। और ये अपूर्ण ऑक्सीकरण, अपूर्ण का मतलब इसके ऑक्सीकरण से ये पदार्थ बना, अब इसका आगे ऑक्सीकरण हो सकता है, इसका भी आगे अपघटन हो सकता है, तो वो क्या है? अपूर्ण ऑक्सीकरण है। क्लियर? तो पूर्ण और अपूर्ण का मतलब समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखेंगे। यदि शर्करा का बैक्टीरिया के द्वारा, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा? अवायवीय। यहाँ तो वायवीय हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन काम में आ रही है, तो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन वायवीय ऑक्सीकरण। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होता है तो उसको बोलेंगे अवायवीय ऑक्सीकरण। और जब अवायवीय ऑक्सीकरण होता है तो बनते हैं लैक्टिक अम्ल, ब्यूटीरिक अम्ल। ठीक है, देखो सरल शर्करा है, उसका, सरल शर्करा का अवायवीय ऑक्सीकरण होता है, अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, तो बनेगा क्या? लैक्टिक अम्ल या ब्यूटीरिक अम्ल भी बन सकता है। लैक्टिक अम्ल, ब्यूटीरिक अम्ल प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, सरल बात है, लेकिन सरल तभी लगेगी आपको जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे, अन्यथा ये आपको कठिन लगेगा। तो दोबारा इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। दोबारा सुनेंगे कि सरल शर्करा का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2, और जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो बनते हैं कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल। क्लियर? अब भंजाई के द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो बनते हैं साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, या वायु के द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन के द्वारा हो रहा है, तो ये वायवीय ऑक्सीकरण है। लेकिन जब अवायवीय ऑक्सीकरण होता है, अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीकरण होता है सरल शर्करा का, तो बनते हैं लैक्टिक अम्ल और ब्यूटीरिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हो जाता है सरल शर्करा का अपघटन। क्लियर? अब बात करेंगे हम स्टार्च के विच्छेदन की, स्टार्च के अपघटन की। तो इसको नोट करेंगे आप अपनी नोटबुक में। ठीक है, स्टार्च का विच्छेदन होता है किस प्रकार से? अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा अगर ऑक्सीकरण होता है, अवायवीय बैक्टीरिया वायु की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे, तो इसका अवायवीय ऑक्सीकरण होता है, अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है, तो क्या बनेंगे? वही बनेंगे कार्बनिक अम्ल, और क्या बनेंगे? एसीटोन। क्या बनेंगे? और H2 प्लस CO2। लेकिन ये कब? जब अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब देखो जीवाणुओं के द्वारा प्राप्त होता है डायस्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है? डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को बदलता है। यहाँ कौन सा एंजाइम? डायस्टेज। स्टार्च का अपघटन कर देता है किसमें? माल्टोज में। ये ध्यान रखेंगे, स्टार्च का माल्टोज में
अपघटन करता है कौन सा एंजाइम? डायस्टेज एंजाइम। स्टार्च का माल्टोज में जल अपघटन करता है, तोड़ देता है इसको। और एक एंजाइम होता है माल्टेज। अब यहाँ ये जो माल्टोज बना है ना, इस माल्टेज का अपघटन करता है माल्टेज, किसमें? ग्लूकोज में। ठीक, माल्टोज का ग्लूकोज में अपघटन कौन कर रहा है? माल्टेज। देखो इसके नाम, माल्टोज का अपघटन कौन करेगा? माल्टेज एंजाइम। जबकि स्टार्च का अपघटन कौन कर रहा है? डायस्टेज एंजाइम। और बाद में ग्लूकोज का आगे परिवर्तन हो जाता है किसमें? CO2 प्लस H2O में। ठीक है, इस तरह इसका पूर्ण अपघटन हो जाएगा, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा, CO2 और H2O बन गए ना। तो ये प्रक्रिया है अपघटन होने की। स्टार्च बदलता है पहले माल्टोज में, फिर माल्टोज बदलता है ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज बदल जाता है CO2 और H2O में। ठीक, इस तरह हो जाता है स्टार्च का अपघटन। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको भी आप नोट करेंगे। स्टार्च का अपघटन समझ में आ गया ना सबको? बिल्कुल सरल है, ध्यान से अगर आपने देखा है तो। अब देखते हैं हम हेमीसेलुलोज का विच्छेदन कैसे होता है। हेमीसेलुलोज, देखो हेमीसेलुलोज का विच्छेदन प्रारंभ में तेज गति से होता है और बाद में धीमी गति से होने लगता है। किस तरह होता है इसका अपघटन? हेमीसेलुलोज का अपघटन होता है, एक एंजाइम होता है हेमीसेलुलेज। हेमीसेलुलेज, ठीक है, ये तो हेमीसेलुलोज, और इसका अपघटन करेगा हेमीसेलुलोज एंजाइम। वो इसको बदलेगा सरल शर्करा में। किस में बदल देगा? सरल शर्करा के अंदर। और सरल शर्करा का फिर आगे अपघटन हो जाएगा किसमें? CO2 प्लस H2O में। ठीक है, तो इस तरह अपघटन हो जाएगा। देखो लास्ट में जब अपघटन होता है तो लास्ट में क्या बन रहे? CO2 और H2O। स्टार्च का अपघटन हुआ तो भी CO2 H2O बना था, इसका भी अपघटन होगा तो CO2 और H2O ही बनेगा। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम सेलुलोज का अपघटन। सेलुलोज, देखो सेलुलोज का अपघटन होता है तो बनता है पहले क्या? सेलोबायोस। क्या बनता है? सेलुलोज के अपघटन से सेलुलोज, इसका अपघटन हो जाएगा तो बनेगा सेलोबायोस। और सेलोबायोस के अपघटन से बनती है सरल शर्करा, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज का अपघटन हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा? वही CO2 और H2O। ठीक है, यहाँ पर भी लास्ट में क्या बना? CO2 H2O। तो सेलुलोज पहले किस में बदला? सेलोबायोस में। सेलोबायोस किस में बदला? ग्लूकोज में। ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? CO2 और H2O। ठीक, इसके बाद में देखते हैं लिग्निन का अपघटन। लिग्निन का विच्छेदन कम होता है और इसका विच्छेदन फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिग्निन का विच्छेदन कम होता है और किसके द्वारा नहीं होता है? न तो बैक्टीरिया के द्वारा इसका विच्छेदन होता है, न ही फंजाई के द्वारा होता है। इसका विच्छेदन होता है बेसिडियोमाइसिटीज के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बेसिडियोमाइसिटीज। और कुछ विशेष प्रकार के एक्टिनोमाइसिटीज ही इसका अपघटन करते हैं। बस ये ध्यान रखने वाली बात है, इसका अपघटन होता है बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक, और कुछ विशेष प्रकार के एक्टिनोमाइसिटीज ही इसका अपघटन कर पाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन का विच्छेदन किस प्रकार से होता है? देखो प्रोटीन का विच्छेदन कैसे होगा? प्रोटीन का जब अपघटन होता है तो पहले बनते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड का आगे विच्छेदन होता है तो बनते हैं एमिनो अम्ल।
और फिर एमिनो अम्ल का विच्छेदन होता है तो बनती है CO2 प्लस अमोनिया। इसके अलावा कुछ कार्बनिक अम्ल भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रोटीन का अपघटन होता है। प्रोटीन के अपघटन से पहले क्या बना? पॉलीपेप्टाइड, फिर इसका अपघटन हुआ क्या बना? एमिनो अम्ल, और फिर इसके अपघटन से बन गए CO2 और NH3। क्लियर? तो इस तरह मृदा में उपस्थित जीवांश पदार्थों का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, विच्छेदन हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? तो ये है विच्छेदन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से। देखो, सबसे पहले हमने बात की जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ जंतु और पादपों के जो अवशेष हैं मृदा के अंदर, वही जीवांश पदार्थ है। यानी जीवांश पदार्थ के दो स्रोत हो गए, जंतु स्रोत और पादप स्रोत। ठीक है, पादप स्रोत में पादपों की टहनियाँ, पत्तियाँ, जड़ें, इसके अलावा हरी खाद। हरी खाद के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सनई, ढैंचा, मूंग, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इनका हमने देखा वर्गीकरण। कितने प्रकार के होते हैं जीवांश पदार्थ? दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन रहित। नाइट्रोजन युक्त दो प्रकार के होते हैं, जल विलय, जल अविलय। नाइट्रोजन रहित कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ईथर में घुलनशील वसा और वसीय यौगिक होते हैं, और लिग्निन होता है। जबकि अकार्बनिक में जो पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब विच्छेदन का मतलब क्या है? जो जीवांश पदार्थ है उनका अपघटन के द्वारा सरल यौगिकों में बदलना, क्या है विच्छेदन। और विच्छेदन किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा, फंजाई के द्वारा और एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा। अब यहाँ विच्छेदन हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। सबसे पहले हमने देखा सरल शर्करा का विच्छेदन, फिर देखा हमने स्टार्च का, फिर देखा हमने हेमीसेलुलोज का, सेलुलोज का, लिग्निन का और प्रोटीन का। देखो, कार्बोहाइड्रेट का जब भी विच्छेदन होगा, पूर्ण रूप से विच्छेदन होगा। विच्छेदन का मतलब है ऑक्सीकरण होता है, और जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो लास्ट जो उत्पाद बनता है वो CO2 और जल बनते हैं। अपूर्ण होता है तो बनते हैं बीच में कार्बनिक अम्ल। ठीक है बच्चों, और प्रोटीन का जब अपघटन होता है तो लास्ट में बनते हैं अमोनिया और CO2। प्रोटीन का अपघटन होता है तो बनता है पहले पॉलीपेप्टाइड, फिर उसका अपघटन होता है एमिनो अम्ल, और फिर उसका अपघटन होता है तो बनता है अमोनिया और CO2। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल सरल है। और जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ इस चैनल पर आप एग्री केमिस्ट्री, कृषि रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं रहने वाली है बच्चों। ठीक है।